हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑन 360 बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स बाय तनवीर मलिक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द यूकेरियोटिक सेल। पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो नाम है यूकेरियोटिक सेल, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। यू मींस ट्रू एंड कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो यूकेरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ऐसा न्यूक्लियस जिसको बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कवर होता है बाहर से। ठीक है ना। हाँ, ऐसी सेल को हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल। ठीक है ना। तो अब यूकेरियोटिक सेल किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, आप याद रखेंगे जो आरएच बायोटेकर में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें 5 किंगडम्स आते हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमैलिया। याद रखिएगा, जो किंगडम मोनिरा है इसमें बैक्टीरिया आते हैं, तो इसमें होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा। तो इसमें होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और बचे जो ये 4 किंगडम्स, इसमें होती है यूकेरियोटिक सेल। ठीक है। तो चाहे प्रोटिस्टा लीजिए, चाहे फंजाई लीजिए, चाहे प्लांटी लीजिए, चाहे एनिमैलिया, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में कौन सी सेल होती है? यूकेरियोटिक सेल होती है। ठीक है। अब चलिए, यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। एक तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, इट ऑल्सो कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना। अगर मैं यहां पे ड्रा करूं एक यूकेरियोटिक सेल को, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हालांकि आगे हमें डिटेल में इस यूकेरियोटिक सेल को पढ़ना है, लेकिन यहां पे आप याद रखिए सबसे पहली चीज हमने क्या बताया यूकेरियोटिक सेल में, इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाता हूं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि इसको बाहर से क्या होता है, इसको बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बीच में यहां पे आप छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। हाँ। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, अंदर जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ऐसे, इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमोसोम्स, डीएनए का कंटेंट जो इसमें होता है वो इसी क्रोमैटिन फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये 4 चीजें इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। एक तो बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स किस चीज की वजह से होते हैं, किस लिए होते हैं? ताकि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट बरकरार रहे, यानी कि बाहर से मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए और अंदर से मटेरियल्स साइटोप्लाज्म में जाए। ठीक है ना। सो दिस इज मेंट फॉर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अलावा इसमें होता है क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमोसोम्स। ठीक है। हाँ। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल को सबसे पहले जो बाहर से इसको एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं, हर एक सेल को, ये यूनिवर्सल थिंग है कि हर एक सेल को बाहर से कवरिंग होती है, और इसको हमें पता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? Cytoplasm. So cytoplasm is the jelly-like substance which is present between the plasma membrane and the nuclear membrane. और साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे वैक्यूल, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जैसे गोल्गी एपैरेटस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा, वहां पर एक तो न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, या न्यूक्लियस एब्सेंट है वहां पे।
दूसरा हमने वहां पे देखा कि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, अब यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये हम डिटेल में जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उस टाइम हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहां पर आज हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चलिए पहले मैं उन ऑर्गेनेल्स का यहां पे नाम लिखता हूं। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, एक तो इसमें प्रेजेंट होता है वैक्यूल, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। हालांकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा गोल्जी बॉडी होती है इसमें, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है माइक्रोबॉडीज, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है ना। हाँ, तो साइटोस्केलेटन को हम लास्ट पे अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाले जो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनको बाहर से मेम्ब्रेन होता है, किसी में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस में हमने देखा, यहाँ पे डबल कवरिंग है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन है, तो इट इज कवर्ड बाय अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तो न्यूक्लियस इसमें आता है जिसमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनको बाहर से डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। बाकी वैक्यूल को लीजिए, गोल्गी बॉडी को लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को लीजिए, लाइसोसोम को लीजिए, माइक्रोबॉडीज को लीजिए, इन सब में बाहर से एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाहर से प्रेजेंट होता है। दैट मींस दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है कि ये एटीपी जनरेशन में मदद करता है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। और वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है वेस्ट स्टोरेज। हालांकि इससे अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें होते हैं, ठीक है ना। वो हम जब हम इन ऑर्गेनेल्स को अलग से डिस्कस करेंगे उस टाइम हम डिटेल में जाएंगे कि इनके फंक्शंस डिटेल में क्या होते हैं, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी का मतलब इसका काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स को पैक करता है, फिर उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस में सेल के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसका काम भी होता है ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और इसके अलावा लिपिड को भी सिंथेसाइज करता है। ऊपर राइबोसोम लिखा मैंने, इसका भी काम होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन में मदद करता है, यानी कि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। हाँ, चाहे वो बाहर से सेल में अंदर आया हुआ कोई मटेरियल हो या सेल के अंदर कोई मटेरियल हो, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबॉडीज क्या है, ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल है। दिस इज ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल, यानी कि ऑक्सीडेशन में मदद करता है, सबस्ट्रेट्स की ऑक्सीडेशन करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट, इन अमीनो एसिड्स, इन सब की ऑक्सीडेशन करता है और पेरोक्साइड्स बनाता है। वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम माइक्रोबॉडीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइटोस्केलेटन आता है। साइटोस्केलेटन का काम होता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, रिजिडिटी देता है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर होता है, ये भी कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन में तीन चीजें आती हैं। एक तो इसमें आता है माइक्रोफिलामेंट्स, तो साइटोस्केलेटन में क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इसमें आते हैं और इसमें आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये तीन चीजें बनाती हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। जब हम साइटोस्केलेटन को अलग से डिस्कस करेंगे उस टाइम डिटेल में जाएंगे कि हर एक चीज का अलग अलग अपना फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा न्यूक्लियस का आपको पता है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे किसी भी चीज की सिंथेसिस हो,
वो सारा कुछ गाइड करता है कौन, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूकेरियोटिक सेल। अब यूकेरियोटिक सेल जो होती है, यूकेरियोटिक सेल इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है प्लांट सेल, दूसरी होती है एनिमल सेल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे प्लांट सेल के बारे में अलग से जानेंगे और एनिमल सेल के बारे में अलग से जानेंगे। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी डिफरेंस है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।